लड़कियां माँ की तरह होती हैं और माँ हमेशा निस्वार्थ भाव से काम करती हैं, कभी अपने माता पिता के लिए, कभी अपने पति के लिए और कभी अपने बच्चों के लिए। माँ कभी केवल अपने लाभ के लिए कार्य नहीं करती, इसलिए माँ हमेशा खास होती हैं। आज की कहानी इस सच्चाई को खूबसूरती से दर्शाती है। यह 7 साल की लड़की ओशन की कहानी है, एक ऐसी कथा जो शांत ताकत, प्रेम और गहरे भावनाओं से भरी है। कहानी की शुरुआत 1907 में जापान के एक छोटे से गांव में होती है। सर्दी का मौसम है और दृश्य एक बेहद गरीब परिवार का है, जिसमें माँ, पिता, भाई बहन, दादी और हमारी कहानी की मुख्य पात्र छोटी ओशन शामिल है। ओशन एक प्यारी 7 साल की लड़की है। वे सब साथ खुशी उस दिन के थोड़े से भोजन को साझा करते हुए, लेकिन ओशन के पिता खुश नहीं हैं। वह गहरे विचारों में डूबे हुए दिखते हैं। अचानक वह घोषणा करते हैं, ओशन, मैंने फैसला किया है, अब से तुम काम करोगी। तुम एक धनी परिवार में नौकरानी के रूप में सेवा करोगी। लेकिन ओशन मना कर देती है। वह अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है और फिर भी परिवार के पास सर्दी में जीवित रहने के लिए पर्याप्त चावल नहीं है। इसलिए उसके पिता 2 बोरी चावल के बदले उसे भेजने पर जोर देते हैं। जब ओशन फिर भी मना कर देती है तो उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी माँ उसकी रक्षा करती हैं। निस्सहाय माँ और दादी कुछ कर नहीं पाती, बस रोती रहती हैं। अगली सुबह ओशन की माँ चुपचाप बर्फीली नदी के किनारे बैठी होती हैं। दुख में डूबी हुई ओशन बार बार उन्हें बुलाती है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। कुछ समय बाद माँ बेहोश हो जाती हैं और गांव वाले उन्हें ठंडी पानी से बाहर निकालते हैं। यह दुखद सत्य है कि गरीबी की ऐसी जिंदगी में एक और बच्चे को लाने का सोचकर ओशन की माँ ने ठंडी नदी में कदम रखा था ताकि वह जन्मे बच्चे। यह देखकर छोटी ओशन का दिल टूट जाता है। वह तय करती है कि उसे अपने परिवार के साथ खड़ा होना होगा और काम करने का सहमति देती है। उस रात वह जागती है और अपनी माँ से कहती है, मैं कल काम पर जाऊंगी। उसकी माँ मना करती हैं, कहती हैं कि वे उसे भेजेंगी नहीं, लेकिन ओशन दृढ़ है, माँ, मेरे लिए बस ये महत्वपूर्ण है कि तुम जियो, मैं काम करूंगी, लेकिन कृपया ऐसा। तब उसकी माँ उसे लोरी सुनाती हैं, धीरे धीरे उसे सुलाती हैं। आज वह दिन है जब ओशन को जाना है। जाने से पहले वह अपने भाई के लिए भूसे से एक छोटा उल्लू बनाती है, जो उसने अपनी दादी से सीखा था। जल्द ही कुछ लोग चावल की बोरी लेकर आते हैं। उस चावल के बदले ओशन को काम करना होगा और अब उसे जाना होगा। उसकी माँ उसे खुद सिला हुआ किमोनो पहनाती है। उसकी माँ कहती हैं कि अब से वह अकेली रहेगी, उसे खुद का ख्याल रखना होगा, लेकिन अगर कभी यह सब सहना बहुत कठिन लगे तो उसे घर लौट आना चाहिए। उसकी माँ हमेशा यहीं उसका इंतजार करेंगी। यह कहते हुए उसकी माँ अपने आंसू रोक नहीं पाती। उसकी दादी उसके हाथ में एक सिक्का रखती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं दे सकती। फिर वह ओशन को कसकर गले लगा। और यह उसकी माँ के लिए भी उतना ही दर्दनाक है। भले ही उसके पिता उसे काम पर भेज रहे हैं, उसे जाते देखना उनके लिए भी बहुत कठिन है। वह रोते हुए टूट जाते हैं और इस तरह भारी मन से ओशन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। आज से ओशन की कामकाजी जिंदगी शुरू होती है। सुबह जल्दी वह उठती है और कुएं से पानी भरती है। फिर उसे खाना पकाने के लिए आग जलाने को कहा जाता है। वह ऐसा करती है और खाना बनाने में मदद करती है। जब खाना तैयार होता है तो कर्मचारी इकट्ठे होकर खाते हैं। ओशन भूखी होती है, इतना स्वादिष्ट खाना देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसे खाना नहीं खाने दिया जाएगा। घर की महिला जब ओशन महंगे चटाई से ठीक से कदम नहीं रख पाती तो उसे पीटा जाता है। फिर उसे पूरा घर साफ करने को कहा जाता है। खाली पेट होने के बावजूद ओशन सारे काम करती है। बाद में उसे अंत तक खाने की अनुमति मिलती है। खुश होकर वह रसोई में जाती है, पर वहां उसके कटोरे में चावल खत्म हो चुके होते हैं। जब वह महिला को बताती है तो वह बर्तन के किनारे चिपके कुछ अनाज अपने दुख को किनारे रखकर ओशन उन टुकड़ों को बड़ी संतुष्टि के साथ खाती है। ओशन पढ़ाई करने की लालसा रखती है। एक दिन जब वह घर के बच्चे के साथ चल रही होती है तो वह कुछ बच्चों को किताबें पढ़ते देखती है। वह दृश्य उसे खुशी से भर देता है। अनजाने में वह बच्चों के साथ स्कूल की ओर चलने लगती है, बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर, लेकिन जल्द ही महिला उसे वापस और फिर उसे बच्चे के सारे कपड़े धोने को कहा जाता है। जब वह कुएं के पास कपड़े धोने लगती है तो महिला आती है और उसे फिर से पीटती है, क्योंकि वह गंदे कपड़े कुएं के इतने करीब धो रही है। फिर उसे नदी में धोने भेजा जाता है। इतनी ठंडी सर्दी में उसे नदी के बर्फीले, हड्डी चीर देने वाले पानी में कपड़े धोने होते हैं। यह बेहद कठिन है।
लेकिन उसके पास ओशन कठिनाइयों की आदत डाल चुकी है, यहां तक कि बिना कहे सारे काम पूरा करने लगती है। दिन इस तरह बीत रहे थे। फिर एक दिन वह महिला अचानक ओशन पर चोरी करने का आरोप लगाती है। वह दावा करती है एक सिक्का गायब हो गया है। ओशन बार बार कहती रहती है कि उसने कुछ नहीं चुराया, लेकिन महिला सुनने को तैयार नहीं होती। वह न केवल उसे चोरी का आरोपी बनाती है, ओशन विनती करती है कि यह चोरी नहीं किया गया था, वह इसे घर से लाई थी, लेकिन कोई नहीं सुनता। अपमानित और आक्रोशित ओशन घर से बाहर निकल जाती है रोती हुई। वह कड़कड़ाती ठंड में भारी बर्फबारी में बेधड़क चलने लगती है। अंत में वह बर्फ पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी एक शिकारी लड़का उसे जंगल में पाता है। जब ओशन होश में आती है तो वह लड़का उसके पास साको धीरे से उसे डांटता है कि चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। वह उसे गर्म सूप देता है। जल्द ही मात्सुरो साको के साथ आता है और ओशन को सब कुछ समझाता है। वह बताता है कि साको ने उसे कल कैसे पाया, वापस लाया और पूरी रात उसकी देखभाल की। ओशन के दिल में आभार भर जाता है। वह साको के प्रति गहरा सम्मान और कृतज्ञता महसूस करती है। इसी बीच जहां ओशन काम करती थी, यह खुलासा होता है कि वास्तव में वह महिला का खुद का बेटा था, जिसने सिक्का दुकान पर भुगतान के लिए लिया था। ओशन ने कुछ चोरी नहीं किया था। यह जानने के बाद भी महिला को कोई पछतावा नहीं होता। ओशन पर झूठा आरोप लगाने के लिए कोई पछतावा नहीं। अगले सुबह मात्सुरो ओशन को उसके घर वापस ले जाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन ओशन वापस जाना नहीं चाहती। उसके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। मात्सुरो पहले मना करता है, लेकिन फिर साको कहता है कि वह रह सकती है। वास्तव में साको खुद छुपा हुआ है। वह युद्ध से भागे हुए सैनिक है और मात्सुजो उसकी मदद उससे पूछता है, क्या तुम जानती हो तुम्हारा नाम क्या मतलब रखता है? ओशन का मतलब है विश्वास, सत्य। तुम्हारा नाम सुंदर है और अपने नाम की तरह तुम्हें भी एक सुंदर अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहिए। तब से ओशन हमेशा साको के साथ रहती है। एक दिन साको अचानक बहुत बीमार पड़ जाता है। ओशन नहीं समझ पाती कि क्या हुआ है। मात्सुजो समझाता है साको एक पूर्व सैनिक है। चारों ओर मौत को देखकर साको गहरे आघात में था और युद्धभूमि से भाग गया। उस रात ओशन उसकी देखभाल प्यार से करती है, माथे पर ठंडी पट्टियां रखती है। ओशन और साको के बीच गहरा स्नेहपूर्ण रिश्ता बनता है। एक दिन वह साको को किताब पढ़ते देखती है। वह उसे बताती है कि वह स्कूल जाना चाहती है। प्रभावित होकर साको उसे पढ़ाना शुरू करता है। वह उसे वर्णमाला दिखाता है, पढ़ना और लिखना सिखाता है। एक दिन जब वे साथ में एक युद्ध कविता पढ़ रहे होते हैं, ओशन पूछती है, साको धीरे से समझाता है। इस तरह साको ओशन को जीवन के गहरे सत्य समझाने में मदद करता है। अब ओशन साको के साथ रहकर बहुत खुश है। उसने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की। दो अनजान लोगों के साथ जो उसके साथ इतनी गर्मजोशी से पेश आते थे। पूरा सर्दी का मौसम इस गर्माहट और खुशी में बीतता है, लेकिन अब ओशन को घर लौटना है। वह जाना नहीं चाहती। वह यहाँ सचमुच खुश है। उसे क्यों जाना चाहिए? लेकिन साको उसे रोक नहीं सकता। उसके पास लंबा जीवन है और उसे अच्छी तरह से जीना होगा। वह इस छोटी लड़की की जिंदगी को पहाड़ों में बर्बाद नहीं होने दे सकता। साको उसे अपनी हारमोनिका देता है और कहता है, इसे हमेशा अपने साथ रखो और अपना जीवन अच्छी तरह जियो। फिर वह उसे अपनी पीठ पर उठाता है और घर ले जाने की यात्रा शुरू करता है। जब वे गांव के करीब पहुंचते हैं और विदाई की तैयारी करते हैं, सेना के कुछ जवान आते हैं। वे तुरंत साको को युद्ध से भागा हुआ समझते हैं और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, और ओशन को भी। लेकिन साको ओशन को गिरफ्तार नहीं होने देता। वह उससे कहता है, अपना जीवन अच्छी तरह जियो। फिर जब वह भागने की कोशिश करता है तो सैनिक उसे गोली मार देते हैं और इसी तरह साको मर जाता है, उन्हीं लोगों की गोली से जिन्हें उसने कभी सेव। दुख और दर्द से भरा दिल लेकर ओशन घर लौटती है। उसकी मां अपने बच्चे को इतने दिनों बाद देखकर खुश होती है, लेकिन उसके पिता उसे देखते ही मारने लगते हैं। उसके चोरी के कारण परिवार को अपमानित होना पड़ा था। उन्होंने दी गई चावल की बोरी भी वापस कर दी है। भले ही उसकी मां उसे अंदर ले जाना चाहती है, उसके पिता उसे घर में प्रवेश नहीं करने देते। ओशन पूरी ठंडी रात बाहर सोती है। अगली सुबह एक महिला आती है और ओशन की छोटी बहन को ले जाती है। वह किसी और परिवार के पास गोद ली जाएगी। ओशन अपनी बहन को जाने नहीं देती, लेकिन महिला उसे धीरे समझाने की कोशिश करती है।
उसकी बहन उस परिवार में अच्छा इंसान बनेगी, यहाँ वे 2 बार खाना भी ठीक से नहीं दे पाते। ओशन भारी मन से बाहर बैठी रहती है, वह कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन वह फिर से काम की तलाश में नए घर जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। घर की महिला रूनी भी कहती है कि उन्हें कोई नौकरानी नहीं चाहिए। ये कहकर वे वापस अंदर, इसलिए रात होते होते भी वह घर के बाहर ही बैठी रहती है। आधी रात को घर की बहू मीनो बाहर आती है और ओशन से कहती है कि शायद किसी ने उसे गलत जानकारी दी है, यहाँ मदद की जरूरत नहीं है। मीनो उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि वह किसी सराय में रात बिताए और फिर अपने गांव लौट आए, लेकिन ओशन पैसे लेने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि वह काम किए बिना उस चावल की बहुत जरूरत है, उसका परिवार भूखा है। वह कहती है कि वह हर तरह का काम कर सकती है और उनसे अनुरोध करती है कि उसे एक मौका दे। रूनी सारी बातें सुनती है और ओशन को अपने घर में रहने देने का फैसला करती है। ओशन बहुत खुश होती है और उन्हें दिल से धन्यवाद देती है। अगली सुबह वह बहुत जल्दी उठती है और काम शुरू करने के लिए रसोई जाती है। चावल पकाना चाहती है, लेकिन नौकरानी उसे ऐसा करने से रोकती है। ओशन बस एक छोटी लड़की है, फिर भी ओशन खुद चावल पकाती है। फिर वह अधिक करना चाहती है, वह कपड़े धोना चाहती है, लेकिन फिर से नौकरानी उसे कुछ भी करने से रोकती है। भले ही उसने पिछले घर में ये सारे काम किए हों, यहाँ उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है। और अजीब बात यह है कि काम करने एक दिन वह अपनी उम्र की एक लड़की केओ को देखती है। केओ वास्तव में इस घर की बेटी है, मीनो की बेटी। एक नौकरानी उसे स्कूल ले जा रही होती है। ओशन पूछती है, क्या तुम खुद स्कूल नहीं जा सकती? केओ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, वह बिना कुछ कहे चली जाती है। बाद में ओशन टेबल पर केओ की एक किताब देखती है। ओशन को पढ़ना पसंद है, इसलिए वह किताब उठाकर पढ़। तभी किसी ने उसे काम के लिए बुलाया, इसलिए वह किताब साथ लेकर काम पर चली जाती है। जब केओ स्कूल से लौटती है और किताब नहीं पाती, तो वह सबको पूछने लगती है। अंत में वह उसे ओशन के पास देखती है। चूंकि ओशन ने बिना पूछे किताब ली थी, केओ उसे चोर कहती है। मीनो ओशन के व्यवहार से चोटिल महसूस करती है। केओ के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं कि चोर को उनके घर में नहीं रखा जाना चाहिए। ओशन बीच में आकर कहती है कि उसने किताब नहीं चुराई है, बस पढ़ना चाहती थी। लेकिन कोई नहीं मानता कि एक नौकरानी ओशन पढ़ सकती है, इसलिए रूनी उससे किताब जोर से पढ़ने को कहती है। ओशन खूबसूरती से पढ़ना शुरू करती है और सभी उसकी स्पष्ट और धाराप्रवाह पढ़ाई सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर रूनी कहती है, ओशन, लोग पहले से ही मान लेते हैं कि नौकरानियां स्वाभाविक रूप से दोषी होती हैं, इसलिए अब से ऐसी बातों में बहुत सावधान रहना। ओशन अब घर में सभी के करीब आ गई है, वे उसे ज्यादा काम नहीं देते और उसे भरपूर खाना देते हैं। यहाँ अच्छा कर रही है। एक दिन वह साको की दी हार केओ उसे देखती है, हारमोनिका उससे छीन लेती है और बजाने लगती है। फिर कहती है, मैं इसे ले रही हूं, मेरी माँ तुम्हें इसके पैसे देगी। लेकिन ओशन हारमोनिका देने से मना कर देती है। चाहे तुम मुझे सारी दुनिया के पैसे भी ला दो, मैं इसे नहीं बेचूंगी, यह साको का तोहफा है, यह मेरे पास उससे आखिरी याद है। केओ गुस्सा हो जाती है, ओशन को धक्का देती है और हारमोनिका को लात मारकर तोड़ने की कोशिश करती है। घबराकर ओशन उसे धकेल देती है और हारमोनिका उठाती है, लेकिन केओ गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब ओशन बड़ी मुसीबत में है। केओ के पिता को पता चलता है केवल ओशन ने उसकी बेटी को धक्का दिया और उसे बेहोश कर दिया, बल्कि वह एक बार अपने पिछले घर से भाग भी चुकी है और एक ऐसे आदमी के साथ देखी गई है जो युद्ध से भागा हुआ है, जिसे देशद्रोही माना जाता है। वह अपनी मां से कहता है कि ओशन को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ओशन कहती है, हाँ, मैंने गलती की, मैंने केओ को धक्का दिया, लेकिन कृपया साको का अपमान। रूनी ओशन से कहती है, केओ ठीक हो जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी समस्या होने के कारण अब कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएगा, तुम अब उसी घर में नहीं रह सकती। इसलिए रूनी ओशन के लिए किसी और परिवार में काम का इंतजाम करती है। दूसरी ओर केओ होश में आती है। घर की नौकरानी उसे ओशन द्वारा बनाई गई घास से बना एक छोटा उल्लू देती है। वह सुनती है कि ओशन को हारमोनिका खरीदने के लिए मजबूर किया था, जबकि सभी केओ से डरते थे। ओशन नहीं, वह उसका सामना करती है, यहाँ तक कि उनकी लड़ाई भी सिर्फ एक बच्चों का खेल था। ओशन बहुत अच्छी लड़की है और उसे घर से नहीं भेजना चाहिए। केओ अपनी दादी से विनती करती है कि ओशन को रहने दो। दादी केओ की बातों से भावुक हो जाती है। वह फैसला करती है कि ओशन फिर से घर में। केओ उसकी करीबी दोस्त बन जाती है।
वे ओशन को मंदिर प्रार्थना के लिए भी लेकर जाती हैं। ओशन अब सचमुच खुश है, लेकिन फिर एक दिन वह अचानक अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ यहाँ शराबी पुरुषों की संगति करके पैसे कमाने आई है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर ओशन हक्का बक्का रह जाती है। उसकी माँ भी उसे देखकर गहरी शर्मिंदगी महसूस करती है। उस रात वे चुपचाप मिलती हैं। ओशन की माँ बताती है कि वह काम के लिए आई थी और उसका अनुबंध मौसम बदलने पर समाप्त हो जाएगा, फिर वह घर लौट आएगी। ओशन कुछ नहीं कहती, वह बस अपनी माँ को गले लगाकर रोती है, यह जानकर कि उसकी माँ को ऐसा काम करना पड़ता है। ओशन का दिल टूट जाता है, वह कड़वे आंसू बहाती है। वे कभी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करती, वे अपने माता पिता, अपने पति और अपने बच्चों के लिए काम करती हैं। उनके पास अपने बारे में सोचने की विलासिता नहीं होती। तुम्हारी माँ परिवार के लिए ऐसा कर रही है, भले ही यह काम उसे दर्द दे, वह इसे सहती है। कभी उसे दोष मत देना, कभी उससे नफरत मत करना। अपने माँ से पूरे दिल से प्रेम करो। ओशन आंसू बहाने लगती है। धीरे धीरे वसंत आता है। ओशन की माँ घर वापस आ चुकी है। एक दिन काम करते हुए मीनो खबर लाती है कि ओशन की दादी बहुत बीमार हैं और उसे तुरंत घर लौटना होगा, लेकिन ओशन अपना काम पूरा किए बिना जाने से मना कर देती है। वह काम करती रहती है। दूसरी नौकरानियां उससे रुकने और तुरंत जाने के लिए कहती है। इस बीच उसकी दादी मौत के बिस्तर पर हैं। भले ही वह अपनी प्यारी पोती को आखिरी बार नहीं देख पाईं, उन्होंने ओशन द्वारा कमाए गए और भेजे गए चावल को बड़ी संतुष्टि के साथ खाया। तभी ओशन को अभी भी काम करते देख के पास आती है और उसे अपनी एक किमोनो देती है। वह ओशन से कहती है कि इसे पहनकर अभी अपनी दादी के पास जाओ। ओशन और इंतजार नहीं करती, वह अपनी दादी को आखिरी बार देखने के लिए गांव की ओर दौड़ती है। वह यात्रा में संघर्ष करती है और जब वह आखिरकार घर पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि वह बहुत देर हो चुकी है। उसकी दादी अब नहीं रही, वह गुजर चुकी हैं। रोते हुए ओशन बार बार अपनी दादी से माफी मांगती है। वह आखिरी बार उनसे मिलने नहीं आ पाई, यह पछतावा उसका दर्द और गहरा कर देता है और उस दुख के साथ वह सो जाती है। अगली सुबह वह उठती है और देखती है कि उसकी माँ अभी भी काम कर रही है। अपनी दादी की फोटो के पास बैठी उसकी माँ उसे वह पैसा देती है, वही पैसा जो उसकी दादी ने दिया था, जिसे परिवार ने एक बार उससे वापस ले लिया था। उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था, अब उन्होंने उसे वापस कर दिया है। यह पैसा ओशन के लिए उसकी दादी की आखिरी याद बन जाता है। वह देखती है कि उसकी माँ थके बिना सारे घर के काम कर रही है। जो दर्द उसने अपनी माँ को इस अपमानजनक काम करते देखा, वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रूमी के शब्द उसके मन में गूंजते हैं, माँ अपने लिए नहीं जीती, वे अपने परिवार के लिए जीती हैं। ओशन अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ तुम हमेशा काम करती रहती हो, तुम कभी आराम नहीं करती। उसकी माँ जवाब देती है, यह माँ का काम है। ओशन मुस्कुराते हुए कहती है, माँ मैं सच में खुश हूं कि मैं तुम्हारी बेटी हूं। उसकी माँ कहती है, अब से तुम हमारे साथ रहोगी, हमने परिवार अब और संघर्ष नहीं होगा। लेकिन ओशन कहती है, नहीं माँ, यह संघर्ष नहीं है, अब मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ, भले ही मैं अकेली हूँ, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। उसकी माँ देख खुशी से भर जाती है कि ओशन कितनी जिम्मेदार हो गई है। वे एक दूसरे को गले लगाती हैं, एक शांत प्रेम की भावना के साथ जो उनके बीच और गहरी हो गई है। अब ओशन ने अपनी जिंदगी का रास्ता पा लिया है। वह कभी चंचल 7 साल की लड़की अब एक जिम्मेदार और परिपक्व व्यक्ति बन चुकी है। वह फिर से काम की ओर कदम बढ़ाती है और पढ़ाई के अपने सपने को पूरा करने की ओर बढ़ती है, अपने परिवार के साथ खड़ी होने के लिए। और यही कहानी खत्म होती है।